हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है विजय शर्मा कोचिंग में। आज से हमने लक्ष्मीकांत की सीरीज़ शुरू करी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एंड लक्ष्मीकांत एक यूपीएससी के अंदर पॉलिटी के अंदर स्पेशली क्योंकि उसकी लक्ष्मीकांत की अलग अलग बुक्स भी आती हैं, तो पॉलिटी की जो वो बाइबल कही जाती है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने पॉलिटी की हर एक वर्ड्स को समझ लिया, आई मीन लक्ष्मीकांत की हर एक वर्ड को समझ लिया, इट मीन्स आपको पॉलिटी अच्छे से आ गई है। तो उसी के चलते हमने ये सीरीज़ जो है वो शुरू करी है। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैं क्वेश्चंस यहाँ पर मिनिमम रखूँगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें एक्सप्लेनेशन के थ्रू, है ना। तो ये चीज़ें हम करेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है, वैसे लक्ष्मीकांत के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या एक्ट आए थे, या उन्होंने हमारे ऊपर जो रूल करा था उसमें कौन से एक्ट के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई थी। तो वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज़ें हो जाती है, तो उसको हम एक बार छोड़ रही हैं और हम चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं, जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। तो ये जो चैप्टर सेकंड है ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। आई मीन बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं इसके अंदर कि कौन मेंबर्स थे, कितने जने थे, और कैसे कैसे हुआ, कब मीटिंग हुई, कितनी मीटिंग हुई, कितना खर्चा आया। ऑल्दो ये जो स्टेट पीसीएस या फिर जो नॉर्मल एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट रहेंगे, वैसे नॉलेज जहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कि पहली बार सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया किसके दिमाग में आया था कि एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए, है ना, कि जिसमें लोग असेंबल होंगे और वो फिर लोगों के वेलफेयर के लिए एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। तो पहली बार ये आइडिया किसने प्रपोज करा था? तो जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, डॉक्टर अंबेडकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्या लगता है आपको किसने करा होगा ये फर्स्ट टाइम? यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट टाइम। तो इसका जो आंसर होगा, लाइक देखिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। तो आईएनसी का बहुत बड़ा रोल था, हमें क्या कहते हैं, हमारे इंडिपेंडेंस के अंदर, हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉर्मुलेट करने के अंदर। लेकिन फर्स्ट टाइम ये आइडिया उनके माइंड में नहीं आया था। तो फर्स्ट टाइम जो आइडिया आया था वो आया था एम एन रॉय के माइंड में। अब एम एन रॉय कौन थे? तो ये बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। जो एम एन रॉय थे, वो सबसे पहले जो उनकी लाइफ के अंदर जो स्टार्टिंग का पीरियड था वो सोशलिज़म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सोशलिज़म में क्या होता है, मार्क्स की आइडियोलॉजी होती है ना। अब आपको मैं होप करके चल रही हूँ कि आपको सबको बेसिक चीज़ें पता होंगी कि मार्क्स का सोशलिज़म क्या है ना। तो सोशलिज़म क्या है? सोशल, कि हर सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको इक्वल इक्वल मिल जाए। मान लो ये प्लॉट है, तो जितने भी मेंबर्स हैं उसका इक्वल पार्टिसिपेशन हो वहाँ पर, ये सबकी हो। इन द सेंस वैसे ही सरकार की होंगी, लेकिन ये यहाँ पर जो काम कर सकते हैं वो हर कोई काम कर सकता है। कोई भी इंडिया की तरह मतलब स्टार्टिंग के टाइम पर ये नहीं बोल सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है या ये वो है, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता। तो सोशलिज्म में सरकार सबसे सुप्रीम होती है। इसी के पास जितना भी स्टेट के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी लैंड है, कुछ भी है, वो सरकार का है, लोगों का कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये होता है सोशलिज्म के प्रिंसिपल। और इसका अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो कि नाम से ही लग रहा है, हमें कैपिटल पूंजी, है ना। इसमें क्या होता है कि इंसान को जो करना है, जिस हिसाब से करना है वो अपने हिसाब से करेगा। सोसाइटी उसके आप अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो इसमें इंडिविजुअल, उसकी लिबर्टी, है ना, उसकी फ्रीडम, उसकी लाइफ, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाता है। ये कैपिटलिज्म होता है। तो एम एन जो रॉय थे सबसे पहले, वो क्या कहते हैं, एज मैंने कहा कि वो मार्क्स की फ़िलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि कंप्लीट मार्क्स की आइडियोलॉजी को हम कभी इम्प्लाई कर ही नहीं सकते हैं। हम मान के चलिए इंडिया के अंदर आज तो चलो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है और मिक्स है सोशलिज्म का और कैपिटलिज्म का। मान के चलते हैं कि इंडिया के अंदर सोशलिज्म प्रिंसिपल है, जो कि हमारे शुरुआती के जो इंदिरा गांधी का जो दौर था,
हमारे जो जवाहरलाल नेहरू का जो दौर था उसमें हमारा सोशलिज्म प्रिंसिपल ही डोमिनेट करता था। उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी? उसमें ये प्रॉब्लम्स थी कि अगर आपके पास में किसी चीज़ को करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा, आपके पास में इंसेंटिव नहीं रहेगा, तो आप कोई भी चीज़ को फिर करने में मज़ा नहीं आएगा, तो आप उसके लिए मेहनत भी नहीं करोगे। आपको पता है ये प्रॉपर्टी आपकी कभी हो नहीं सकती, सरकार की प्रॉपर्टी है, तो फिर हम क्यों करें? और जब सबको पता है कि सरकार हमें बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करवा ही देगी, खाने के लिए, रहने के लिए, ये सरकार का काम होता है सोशलिज्म में। तो वो इंसान ठीक है अपनी लाइफ को भी ख़राब कर लेगा, क्योंकि उसके पास मोटिवेशन नहीं रहेगा, ना वो समाज में कभी काम आएगा, ना उसकी लाइफ में कभी कुछ वो अपना अच्छा कर पाएगा, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म में क्या होता है कि इंसान यहाँ पर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता है, और क्या कहते हैं कि जिसने मेहनत कर ली और वो ऊपर चला जाता है। तो बेसिकली कैपिटलिज्म का फॉर्मूला होता है। तो जो एम एन रॉय थे, उन्होंने शुरुआती दौर में वो सोशलिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। बाद में उन्होंने बोला कि ये कंप्लीट ठीक नहीं है ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि हम इसको पूरा तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर पहले ये बहुत ज़्यादा फेवर करते थे, और इनफैक्ट इन्होंने कम्युनिस्ट जो पार्टी है, या जो कम्युनिस्ट की जो लहर आई थी इंडिया के अंदर, उनको बोला जाता है कि वो एम एन रॉय ही लेकर आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या रोल था? तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पिता कहा जाता है इन्हें, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, क्योंकि ये एक लॉयर थे बाय प्रोफेशनल, और इनको पता था अच्छे से, और इनफैक्ट ये दलित थे, बहुत स्ट्रगल करके ये ऊपर अपनी लाइफ में पहुंचे थे। तो इनको पता था कि क्या राइट्स होने चाहिए लोगों के पास, कौन से राइट्स नहीं हैं, और कौन से देने से उनका भला हो सकता है। तो इनके काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स, और इनफैक्ट इसका उनका पूरे ही जो फंडामेंटल राइट है, पूरा ऑलमोस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है, हाँ। लेकिन उसका जो बेसिक ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, हमारे जो संविधान का जो बेसिक ढांचा है, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का है, जो हम आगे बात करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो आया था आइडिया, वो एम एन रॉय ने बोला था 1934 के अंदर। उन्होंने आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया की होनी चाहिए। उसके बाद 1935 के अंदर होता है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर बोलते हैं कि हाँ होना चाहिए हमारा। फिर 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, विदाउट, है ना, ब्रिटिश। भाई तुम गोरे लोगों का हमें इंटरफेयर नहीं चाहिए, हमें तो हमारा खुद का बनाना है, जहाँ हमारे खुद के लोग बैठेंगे, हमें खुद हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर फाइनली हमारी डिमांड जो है पूरी मांग ली जाती है 1940 के अंदर, जब अगस्त, इसको बोला जाता है अगस्त ऑफर, क्योंकि अगस्त के अंदर हमारी इस डिमांड को मान लिया गया था, ठीक है, ओके बना देंगे। बट उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया, और फिर 1942 के अंदर वो क्रिप्स मिशन भेजते हैं, और लेकिन उसमें शायद हमें डोमिनियन स्टेटस की बात करी जाती है, कि कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, सिक्योरिटी होगी, वो ब्रिटिश के पास रहेंगे, बाकी छोटा मोटा है वो तुम देख लेना, है ना, इंडियंस। तो हमें लगा फिर फ़ायदा क्या हुआ, अभी भी तो तुम लोग ऐसा ही कर रहे हो, छोटी छोटी पावर्स थोड़ी थोड़ी हमें दे रखी है। मेन चीज़ तो मुद्दा यही होता है कि हमारे इंटरनेशनल में हमारी रिकग्निशन हो, है ना। देखो कोई भी कंट्री है, उसकी रिकग्निशन कैसे होगी, हम कैसे माने कि ये कंट्री है। जैसे तालिबान है ना अफ़गानिस्तान के अंदर, अब तालिबान सरकार है वहाँ पर, क्या लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कि एक लेजिटिमेट स्टेट है? नो, वी कैन नॉट। क्यों? क्योंकि इसको, तालिबान को किसी ने बोला नहीं है कि ये हम इसको एक रिकग्नाइज़ करते हैं सरकार। तो इंटरनेशनल अफेयर के अंदर कोई भी सरकार है उसको हमें इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ करना होता है, ये स्टेट है, ये तालिबान यहाँ सरकार है, ठीक है। तो तब जाकर फिर वो चीज़ मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में 1942 मैंने जैसे बताया कि क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन वो हमारी डिमांड नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन आता है, फिर क्रिप्स के बाद में आता है कैबिनेट मिशन, और फाइनली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो हमारी बना दी जाती है। और फिर इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम था वो एम एन रॉय था, ये एम एन रॉय थे। और एक सेकेंड, तो यस, हमारे जो थे फर्स्ट जो थे वो एम एन रॉय थे, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली? कि जो हमारी असेंबली थी, असेंबली यहाँ पे कौन सी असेंबली की बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब
जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, वो वाली असेंबली। टेम्परेरी, अब कोई भी असेंबली बना दी, उसके ऊपर कोई चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वो वर्क नहीं कर सकती है ना, बेटर वर्क नहीं कर सकती है। तो उसके लिए टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट एक बार के लिए बना दिए गए थे वो कौन थे? क्या वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, JB कृपलानी, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद थे? तो टेम्परेरी के लिए हमें याद रखना है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और फाइनली जो मेन प्रेसिडेंट बना दिए, ऐसा होता है ना कई बार कि हम फटाफट के लिए एक बार के लिए बना देते हैं, हो सकता है कि सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर है उस असेंबली का, हम एक बार उसको बना देते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो उसमें आएगा एक बार के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट हमारे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो हमारे फाइनल प्रेसिडेंट बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऐसा हमारे यहाँ पर इस कंसेप्ट से हम क्या समझ सकते हैं? देखो, जब भी नई सरकार चुनकर आती है, उसके अंदर MPs होते हैं ना, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और स्पीकर के इलेक्शन के लिए एक बार हम क्या करते थे कि जितने भी MPs हैं उनमें से कोई जो ओल्डेस्ट सबसे मेंबर है, सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है, उसको हम एक बार के लिए स्पीकर बना देते हैं। फिर लास्ट में फाइनल में फिर हम स्पीकर का सिलेक्शन करते हैं। तो इसीलिए टेम्प्रेरी जो प्रेसिडेंट बना दिए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो हमारे फाइनल प्रेसिडेंट थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है कि व्हाट डज सॉवरन मीन? सॉवरन मीन्स, ओके, तो सॉवरन का मतलब क्या है? देखिए, सॉवरन का मतलब अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो होता है समप्रभु। मतलब कि हम अपने ही प्रभु हैं, हम अपने एरिया के, हम अपने दिमाग के, हम अपने शरीर के, या हम अपनी सरकार के, या हम अपने लोगों के, हम खुद हैं जो हैं। बाहर का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद करें, सॉवरन का मतलब इट्स सम प्रभु। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट मतलब कि हम तुमसे इंडिपेंडेंट हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं हैं। दूसरा न्यूट्रलिटी, कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। थर्ड है आइसोलेशनिज़म। आइसोलेशनिज़म मतलब कि हम पूरे वर्ल्ड से एक साइड में छटे हुए हैं। और चौथा है इंटरफेरेंस, कि हम या तो हमारे यहाँ पर इंटरफेयर हो रही है या हम इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सॉवरन का मतलब क्या है एक्चुअल में? तो सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। कैसे? अब ये देखिए, क्योंकि हमें सॉवरनिटी ही तो चाहिए थी, तभी तो हमने डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन मतलब कि आपको डोमिनियन में रखा जाएगा। आपके ऊपर जो होगी वो ब्रिटिश सरकार होगी और आप नीचे होंगे। ठीक है, लेकिन हमने इसको तो रिजेक्ट कर दिया था। हमने तो बोल दिया था भाई हमें तो हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमें तो अपनी पावर चाहिए। ठीक है, तो सॉवरन का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट, कि हम अपनी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है कि हम कैसे बाहर इंटरनेशनल अफेयर में अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, या हम अपने इंडिया के अंदर कैसे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ रखेंगे, ये हमारा खुद का डिपेंडेंट होगा, हमारा खुद का डिसीज़न होगा। खुद का मतलब कि लोगों का। अब बात आती है कि यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर सॉवरन कौन है? कौन है सबसे संप्रभु? कौन है सबसे ऊपर? क्या हमारे इंडिया की पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है? क्या यहाँ की सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है? या क्या यहाँ का जो नरेंद्र मोदी है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो सुप्रीम है? तो कौन है सुप्रीम? आपको लग रहा होगा कि क्योंकि रूल्स बनाती है तो पार्लियामेंट में हम होनी चाहिए सुप्रीम, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है और ना ही हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हमारा प्रियम्बल का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो वी का मतलब क्या है यहाँ पे? कि हम भारत के निवासी। तो भारत के निवासी सुप्रीम है। लोगों के द्वारा सरकार चुनी गई है, लोगों के लिए सरकार चुनी गई है, और लोगों ने सरकार को चुना है। ठीक है। और रही बात पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट की, तो देखो, पार्लियामेंट कोई कुछ भी लॉ नहीं बना सकती है। आपको लग रहा होगा कि मैडम पार्लियामेंट तो कुछ भी लॉ बना सकती है, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है? चेक एंड बैलेंस करती है। अगर उसको लगता है कि जो लॉ है ना, देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 13, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या बोलता है? कोई भी ऐसा लॉ, एनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है
इनकंसिस्टेंट मतलब कि मेल नहीं खाता है किसके साथ में, विद द फंडामेंटल राइट के साथ में। आपके जो भौतिक अधिकार हैं अगर वो उनके साथ में मेल नहीं खाता है, कोई भी ऐसा लॉ जो सरकार लेकर आती है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब वो खारिज कर दिया जाएगा। अब आप कोई भी लॉ लेकर आ रहे हो जहाँ पर इंसान की फंडामेंटल राइट से क्या मतलब है, लिबर्टी, ठीक है, आपका इक्वालिटी, कोई भी जो आपके नॉर्मल बेसिक राइट है अगर वो आपसे छीन लिए जा रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी है, मान लो अब आधार कार्ड आप एक्ट लेकर आ गई, अब एक्चुअली करंट में क्या हो रहा है कि हमारी जो वोटर आईडी है उसके साथ में हमारा आधार कार्ड लिंक कर दिया जा रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी प्राइवेसी हो सकता है उसका मिसयूज़ हो जाए, अभी हमारे रेटिना का, हमारे जो स्कैन वगैरह किया जाता है, मेरे फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं उसका मिसयूज़ कर लिया जाए। तो ये प्राइवेसी का खिलाफ इसको बोला जा रहा है कि ये जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट में है। तो हो सकता है सरकार इसके अंदर कुछ या चेंज कर दे, या सुप्रीम कोर्ट उसको बोले पार्लियामेंट को कि चेंज करो, जो भी है ये आगे की बातें हैं। बट मैं यहाँ पे मेरे समझाने का मतलब यही है कि पार्लियामेंट कुछ भी लॉ नहीं बना सकती है ना। उसको देखने के लिए कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की हमेशा बहस चलती रहती है, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट को चाहिए कि उसका लॉ चलता रहे हमेशा, वो कुछ भी लॉ बना दे। और सुप्रीम कोर्ट चाहिए कि भाई मैं दादा रहूँ, है ना, कि मैं बताऊँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटेट करती है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। सरकार मतलब पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। तो इन दोनों के बीच में बहस चलती रहती है, और इन दोनों की बहस से ही हमारा जो आया था वो आया था बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट उस टाइम पर क्या कर रही थी, बहुत सारे अमेंडमेंट कर रही थी कि ये भी फंडामेंटल राइट को लिया जा सकता है। आर्टिकल 13 के अंदर कुछ चेंज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक की पावर को छीन लिया गया। ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई, तुम करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारी पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की, मतलब कि कोई भी एक्ट है हम उसको रिव्यू करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है ना, तुम्हें हम फेल और पास बताएंगे, तो वो तुम पावर नहीं छीन सकते हो। तो वो डॉक्ट्रिन जो आई थी वो फिर एक उसके लिए एक अलग से टॉपिक बन सकता है। तो यहाँ पे सॉवरन का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट। फिर आप बोलोगे कि मैम फिर तो कॉमनवेल्थ जो था गेम, सॉरी कॉमनवेल्थ जो नेशंस बने थे ना, उसके अंदर भी तो हम हैं, फिर उससे भी तो हमारी सॉवरनिटी छीनी जा रही है, क्योंकि हम तो किसी भी ग्रुप में नहीं है, हम तो इंडिपेंडेंट हैं। बट देखो, जो हम कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर हैं वो हम इसीलिए हैं क्योंकि हमारे जो रिलेशन है विद ब्रिटिश वो कुछ अच्छे भी हैं। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ख़राब रिलेशन थे और अब हमें इनके साथ बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइजेशन एरा में रह रहे हैं। उस टाइम पर चलो ये 1949 में हमने इसको कर दिया था रेटिफाई कि हम इसमें रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिश ने इतने टाइम से रूल करा था, कुछ एक अफेक्शन थे उनके साथ में, हमने सरकार चलाना उनसे सीखा, उन्होंने कुछ थोड़े बहुत रिफॉर्म पॉजिटिव साइड में हमने लिया था कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम दिया, रेलवे सिस्टम डेवलप करा। तो हमें थोड़ा सा एक अफेक्शन था ब्रिटिश सिस्टम के साथ में। और आपने देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ब्रिटेन से भी लिए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इसको इग्नोर कर देंगे। तो और हमने इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि जब इसके मेंबर बने थे कॉमनवेल्थ के, कि भाई देखो ऐसा है, ये हम अपने विल से कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, और अगर हमें से कभी निकलना होगा तो भी वो हम अपनी विल से करेंगे, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो सॉवरन का मतलब, संप्रभुता का मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट से है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो किसने मूव करा था, मतलब किसने पास करा था, ये किसका आइडिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव मतलब आप कुछ लेकर आए, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या दिखाना चाहता है या उसका क्या पर्पज़ है जिस चीज़ के लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन मतलब प्रस्तावना। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने मूव करा था, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर, मवलानकर या के एम मुंशी ने। तो देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, क्योंकि आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू के कुछ होता है ना कि जैसे जवाहरलाल नेहरू थे तो वो हमारे ब्रिटिश टाइम से थे, और उन्होंने वो स्ट्रगल लड़ी थी, और वो क्या कहते हैं हमारे गांधी के साथ में थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी।
और उनको पता था कि कैसे कि हमारा एक जो भारत होगा, सपनों का जो भारत होगा, एक इंडिपेंडेंट जो भारत होगा, वो कैसा होगा। जैसे हम भी सोच लेते हैं ना कई बार कि हमारी जो आगे की लाइफ होगी, अगर हम अभी एडोलेसेंट या अडल्ट एज में हैं, कि हम आगे अपने सपनों की ज़िंदगी ऐसे बनाएंगे जहाँ पर है ना हमारी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, जो भी है, किसी के कुछ सपने हो सकते हैं, किसी के कुछ सपने हो सकते हैं कि हम रेंज रोवर में होंगे, है ना, और हम ये सब चीज़ें होंगी। तो ऐसे जवाहरलाल नेहरू के भी कुछ सपने थे, किसको लेकर, भारत को लेकर। कैसे कि जो हमारा भारत होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो सॉवरन होगा, वो सेक्युलर होगा। सेक्युलर मतलब कि हमारे इंडिया का कोई धर्म नहीं होगा, हर धर्म यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। इसीलिए इंडिया के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जूस, आपको बहुत कम देशों में जूस मिलेंगे। इंडिया में बहुत, मतलब वैसे काफ़ी नंबर में जूस हैं, ऑल्दो माइनॉरिटी में है, बट जूस हैं, और ना ही आज तक उनके ऊपर कोई भी एट्रोसिटी हुई है। तो इंडिया इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री, इंडिया इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये कौन लेकर आए थे, ये जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। तो उन्होंने ये पास करा हमारी असेंबली के अंदर कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो प्लीज़ इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रख लेना, है ना। तो उसमें क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया, बेसिक प्रिंसिपल्स थे कि सेक्युलर होगा हमारा जो इंडिया होगा, सॉवरन होगा, संप्रभु होगा, और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, कि लोग आपस में भाई बहन की तरह रहेंगे। भाई बहन मतलब प्यार प्रेम में रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे। तो जो और इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने इनको मूव करा था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ कि हु वाज द चेयर। देखिए मैंने क्वेश्चन बहुत मिनिमम रखे हैं और मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा कर पा रही हूँ। आई होप कि आप जो नॉलेज मिल रही है उसको गेन कर लें, है ना, क्योंकि ये चैप्टर पूरा फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आपको लक्ष्मीकांत अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो चलिए फिर क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर्स कमेटी। अब देखिए असेंबली तो हमने बना ली, अब इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें डालनी है। प्रोविंसेस मतलब कि जो स्टेट्स बनेंगी उनके लिए कुछ अलग से प्रिंसिपल होंगे, लोगों के अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स, उनके लेकर के कुछ अलग से प्रिंसिपल्स होंगे। तो अलग अलग, अब ऐसा थोड़ी है कि हर जो भी वहाँ बैठे हैं उनको हर चीज़ की नॉलेज, उनको फंडामेंटल राइट भी पता है, क्या देने क्या नहीं देने, कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, क्या उनको देना है, और है ना हर चीज़ को तो नहीं पता होती, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ऐसे एक कमिटीज़ बनाई गई थी काफ़ी सारी, कि फंडामेंटल राइट की कमेटी इनको दे दी, ठीक है, और जो दूसरी कमेटियाँ हैं वो किसी और मेंबर को दे दी। तो मेंबर जो है इस चैप्टर के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो हमें याद रखनी है कि फर्स्ट स्पीकर कौन था, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, किस किस कमेटी के कौन मेंबर थे, कौन हेड थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर, देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, गेस भी कर सकते हैं। यूनियन पावर, बात हो रही है जो यूनियन के पास में पावर रहेंगी। और उस टाइम पर कौन सबसे ज़्यादा जो पार्टी डोमिनेट कर रही थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनके हेड टाइप ऑफ कौन थे, वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें क्वेश्चन अब आंसर क्या क्या है सर, BN राव, S मुखर्जी, अम्बेडकर, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबव, है ना। अब ओके, सो ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव। और जो अम्बेडकर थे वो आप सबको पता होगा कि वो हमारे ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट एक बना दिया गया था, वो हमारे अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, चेयरपर्सन थे, सॉरी। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे। और BN राव जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र, वो हमारे BN राव थे। और HC मुखर्जी जो थे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट BN राव थे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी अबाउट दिस। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हम इसको कल सॉल्व कर लेंगे। जो भी आपकी क्वेश्चन है, क्यूरीज़ हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है या कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके सिंबल क्या था। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, है ना, क्योंकि ये बहुत कम बार आया है क्वेश्चन या नहीं आया है, तो इसके बहुत चांसेस है कि इन फ्यूचर, क्योंकि क्वेश्चन आपके यही बनता है कि मेंबर कौन था, यूनियन पावर कमेटी का मेंबर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था। तो इसीलिए आपको ये थोड़े से कुछ हट के क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने होंगे। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको जल्दी जल्दी फैक्ट्स पता चल जाए कि ये चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को मैं बहुत कम स्पीड में करवाऊँगी तो बहुत कम आपको चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा लग रही है मेरी स्पीड तो प्लीज़ आप वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूंट जो हमारी असेंबली थी उसका सिंबल क्या था। अब कोई भी चीज़ रखते हैं, हम बनाते हैं, करते हैं, तो हम एक सिंपल सॉरी, कि सिंबल क्या था हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। तो उसका जो सिंबल था वो था, ओके लेट मी गेस, टाइगर, चीता, लायन, एलिफेंट। हम इससे में एलिमिनेशन मेथड एक लगा सकते हैं, जैसे कि अब आपको कन्फ्यूज़न भी है यहाँ इन ऑप्शंस के अंदर। अब आपको लग रहा होगा कि लॉयन हो सकता है मैम, क्योंकि लॉयन हमारा अशोक चक्र है, वहाँ पर भी है, और हमारा जो एम्बलम है वहाँ पर भी है, तो मे बी उन्होंने लॉयन रखा हो। और टाइगर भी हो सकता है क्योंकि फास्टेस्ट है, चीता भी फास्टेस्ट है, चीता इज़ अ फास्टेस्ट है, और टाइगर की थोड़ा पावरफुल है। तो सारे ही ऑप्शंस हमें तो सही लग रहे हैं, है ना, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा देखो, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है ना, बहुत बढ़िया बड़ा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, अलग तरह के यहाँ पे, है ना, हर 10 कदम पे कस्टम कल्चर चेंज हो जाता है। तो इंडिया का एक साइज़ जो है वो एलिफेंटाइज स्ट्रक्चर बोला जाता है। एक बहुत कीवर्ड है ये, एलिफेंटाइज। ये एलिफेंट से बना है, मतलब कि बहुत बड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो सिंबल था वो एलिफेंट था। ओके, तो ये आपको आ गया होगा, हो गया होगा क्लियर। तो आगे चलते हैं कि हु वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक शब्द है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर क्या होता है, जिसकी बहुत खूबसूरत राइटिंग होती है। आपने देखा होगा कर्सिव राइटिंग, अगर स्कूल कॉलेज स्कूल में आपने सीखी होगी, तो घुमावदार हम अक्षर बनाते हैं ताकि वो सुंदर दिखे, उसको बोला जाता है कैलीग्राफी। तो कैली, और जो उसके पास में स्किल होती है उसको बोला जाता है कैलीग्राफर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने रियल में कभी ओरिजिनल अगर उसका देखा हो इन फ़ोटोज़ वगैरह में, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे साइड में कुछ यहाँ पर ड्राइंग्स हैं, और हमारे यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया, फॉर एग्जांपल ये तो बहुत सिंपल सी है, बट इन कैलीग्राफी में भी इट्स लाइक इस तरीके से कुछ घुमा करके कुछ बनाया होगा। तो ऐसे कैलीग्राफी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रखा है ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, है ना, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए। तो वो कौन थे, नारायण रायज़ादा, बी के मुंशी, सी गोपाल स्वामी, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारे जो कैलीग्राफर थे वो थे नारायण रायज़ादा। ये भी बहुत कम लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो इसका आंसर है नारायण रायज़ादा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे और आपको ये चीज़ याद हो जाएगी हमेशा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड। तो नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट करा गया था, 1946, 47, 48 या 50। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम याद रख सकते हैं, जैसे कि नेशनल सॉन्ग। अच्छा, इस चीज़ को याद करने की क्या ट्रिक या जो भी है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखिए जब 1947 से पहले, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी या उसके आसपास के टाइम पर 2 दिन पहले जो भी था, हमें क्या चीज़ चाहिए थी कि हम अपनी आज़ादी को डिक्लेयर कर सकें। बेसिकली किसी भी देश के लिए उसका झंडा, है ना, उसका एक सिंबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होता है कि ये हमारा देश का झंडा है, ये हमारा देश है। उस झंडे से सिर्फ हमारा पूरा इंडिया रिप्रेजेंट हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 1947 के अंदर, है ना, हमारा क्या अडॉप्ट हो गया था, हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हो गया था। ये याद रखना है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब उसके बाद में हमारा सॉन्ग अडॉप्ट हो गया, मतलब हमारी असेंबली ने सॉन्ग फाइनली डिक्लेयर कर दिया, या ना क्या कहते हैं नेशनल एंथम वगैरह, वो चीज़ें बाद में हुई थी।
तो नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ था, वो था 1950 के अंदर। क्यों? 1950 में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पे 2 डेट है, मैं आपको शायद आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। एक है, देखो हमें आज़ादी कब मिली, 1947। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में काफ़ी टाइम लगा था, शायद 2 साल कुछ महीने और 18 दिन समथिंग ऐसा था, तो बहुत टाइम लग गया था। ऑब्वियस सी बात है, हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ अच्छी चीज़ें उठाई हैं। और क्योंकि उस टाइम पर हम इतने भी एक्सपर्ट्स नहीं थे ना, तो धीरे धीरे करके बट हमने बना लिया हमारा फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें लिखा ही नहीं गया संविधान, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, इज़राइल हो गया, ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन में क्या है, आधा लिखा हुआ आधा नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये चीज़ है। तो नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट करा गया था, वो करा गया था 1950 के अंदर। 1949 में आपको डेट बता रही थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1949 को बिल्कुल तैयार था, ठीक है। लेकिन हमने अडॉप्ट कब करा इसको, 1950 के अंदर अडॉप्ट करा। क्योंकि हमें एक स्पेशल डे 26 जनवरी हुआ क्या था इस दिन, कि 26 जनवरी को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया था हमारे 26 जनवरी को, कि हमारा ये पूर्ण स्वराज डे होगा, है ना। हमने पहले ही ऐसे ही जस्ट होता ना कि आगे होगा नहीं होगा, हम अभी अपना डिक्लेयर कर देते हैं। तो उस टाइम पर उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर कर दिया था। तो इसलिए फिर हमें अपनी एक ऐसी डेट बनानी थी, मेमोराइज डेट बनानी थी। तो 26 जनवरी 1950 को हमने वो डेट बनाई। इसलिए जो नेशनल क्या कहते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट करा गया था वो 1950 में बना अडॉप्ट करा गया था। मतलब हमने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा बन के तैयार हो चुका है और हमारा ये है। और 49 में ऑलरेडी बन चुका था, ठीक है। तो ये है चीज़, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है कि हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली। असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, क्या वो नारायण रायज़ादा, मैंने बताया नारायण रायज़ादा जो थे। आप ये याद रख लेना कि रायज़ादा ना बहुत महान टाइप का, और महान टाइप का आज के टाइम पे ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादातर हम बस ऐसे ही लिख देते हैं ना, हमारी राइटिंग हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। तो रायज़ादा था तो बहुत सुंदर राइटिंग थी, तो बस इस तरीके से आप इसको ऐसे ट्रिक है याद करने के लिए ना, तो वो हो गए हैं। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट, मैंने बताया था ना आपको, एक ऊपर क्वेश्चन था कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में फिर हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन जाते हैं। ओके, चलिए फिर आगे है कि व्हेन डिड इंडिया रेटिफाइड द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। ओके, तो मैंने बताया था आपको कि हमारा कॉमनवेल्थ है, आई मीन कॉमनवेल्थ के अंदर हम एक मेंबर हैं, इंडिया एज ए मेंबर है। और कॉमनवेल्थ के अंदर वो देश आते हैं जब कभी ब्रिटेन ने जिनको अपने अंडर में लिया था वो देश का फिर एक ग्रुप बना दिया गया। शायद उन्होंने इसलिए बनाया होगा ब्रिटेन ने, पावर दिखाने के लिए, देखो कि हमने इतने देश के ऊपर राज करा। और ये लोग इसलिए मेंबर हैं कि ठीक है हम आज़ाद तो हो ही चुके हैं और हम इसमें से कभी भी हट भी सकते हैं। तो ठीक है, एक हमें भी बस एक एफिनिटी रहे, एक अफेक्शन रहे ब्रिटेन के साथ में, कि ठीक है कभी इन्होंने हमारे ऊपर राज करा था, कभी ये हमारे पार्ट थे, कभी कभी ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो इंडिया ने कब रेटिफाई मतलब उसको पास कर दिया कि हाँ ओके वी आर योर मेंबर। तो उसकी जो मेंबरशिप है वो कब इंडिया ने रेटिफाई कर दी थी, क्या वो 1947, 48, 49, 50। 47 में तो कुछ नहीं आपको याद रखना सिर्फ, ठीक है ओके, हमें आज़ादी मिल गई थी, हम आज़ाद हो गए थे। 48 में भी आज सच कुछ हुआ नहीं था। और 1949 में क्योंकि हम आज़ाद हो चुके थे, 47 में हम डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया नाउ इज़ एक सॉवरन कंट्री, है ना, कि हम सॉवरन हैं। तो ठीक है, 49 में हमने क्या कर दिया था कि हमने इसकी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया था। 50 के अंदर मैंने बता दिया 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था। तो ये चीज़ें थी। ओके, सो या आई थिंक आज के क्वेश्चन हो चुके हैं कवर। तो प्लीज़ आप अपना रिव्यूज़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको कहाँ प्रॉब्लम आई और आज के जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो कैसा है। ये आपका चैप्टर जो सेकंड है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी मैं एक बार 5 सेकंड के अंदर फटाक से बता देती हूँ कि क्या है। इसमें क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन कौन मेंबर थे, प्रेसिडेंट कौन था, कमिटीज़ के
कौन कौन चेयरपर्सन थे, कितने दिन लगे, कितना खर्चा हुआ, और हमारा ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ों के ऊपर बेस करता है, सॉवरन का क्या मतलब है, ये इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही चीज़ को एक्सप्लेन करा गया है। और लक्ष्मीकांत के अंदर सिर्फ ये 2 पेज का चैप्टर है पूरा। तो आप एक बार मैंने करवा दिया है, अगर आप इसको और ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं, वैसे मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें ऑब्वियस सी बात है जब तक हम नहीं पढ़ते हैं ना। और टीचिंग में ऐसा होता है कि एक टेक्स्ट हो और एक हम पर्सनल एक्सपीरियंस करें, दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये चैप्टर सेकंड आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। तो आई होप कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय करें और आप हमेशा इस टाइम पर आ जाइएगा और इस चैप्टर को एंजॉय कर कीजिएगा। और क्योंकि टीचिंग हमेशा एक बाय डायरेक्शनल होती है ना, मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो कृपया करके अपना प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा। And so please do like and share the Vijay Sharma History channel. Thank you.